चलो, कल अध्याय 1 और अध्याय 2 के महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो थे आप लिख चुके थे। आज नंबर आपका अध्याय 3 का। अध्याय 3 का नाम क्या है? रैखिक समीकरण दो चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले बेटा हमें जो सीखनी है कि रैखिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो कैसे कहते हैं बेटा? यानी वह समीकरण जिसमें चर की घात 1 होती है। कल बताया था रैखिक बहुपद के बारे में। तो इसी प्रकार आपका रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसमें चर की घात क्या हो आपके पास? 1। और हमने क्या बोला? दो चर वाले। मतलब चर कितने होंगे आपके पास? दो। कौन कौन से? जैसे मान लो हमने लिखा x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो उसमें चर कौन है? एक तो x है बेटा, एक कौन सा है? y है। तो जहां पर दो चर होंगे उन्हें आप दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो अब उसका मानक रूप क्या बेटा है? मानक रूप है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया बेटा। a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। इन दो समीकरण से हम तुलना करते हैं। तो रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधि बेटा है। किसी भी रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधि है अपने पास। कौन कौन सी हैं? एक तो बेटा आलेख विधि है, आलेख विधि, और दूसरी बेटा आपके पास है बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि। अब आलेख विधि में किस प्रकार के आलेख प्राप्त होते हैं? ग्राफ। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ पे 9th में आपने पढ़ा होगा, ग्राफ ऐसा बनता है, इसमें ऐसी रेखाएं मिलेंगी, कभी ऐसी रेखाएं मिल सकती हैं। किसी ग्राफ पे बेटा आपको एक सिंगल लाइन मिल सकती है, या दो लाइन ऐसी आ जाती हैं जो काटती नहीं है। तो किसी भी प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। तो इसी ग्राफ के अनुसार हम ये पता लगाते हैं कि समीकरण का हल किस प्रकार का होता है। तो अगर कंडीशन पहली a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अगर ये कंडीशन है तो आपके समीकरण का हल क्या होगा बेटा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होता है। और ग्राफ में कैसा रिप्रेजेंट होगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी होंगी बेटा? प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी आपका ग्राफ अगर है एक्स अक्ष, वाई एक्स डैश और वाई डैश, तो इसमें मान लो एक रेखा बेटा जी आ चुकी है और दूसरी रेखा मान लो जी आ चुकी है, तो दोनों ने एक बिंदु पर काटा, तो ए आपको कौन सा कहलाएगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जो बिंदु है आपका, जे उन दो समीकरण का हल बिंदु होगा। यहाँ पर x की कुछ मान होगा और y का, जैसे आपने 9th में पढ़ा निर्देशांक, तो यहाँ पर x के मान भी होंगे और y के। तो जो x का मान होगा और y का होगा वही आपके समीकरण का हल होता है। बिना सॉल्व करें सिर्फ ग्राफ से ही आप बता सकते हैं कि x और y के क्या मान आने वाले हैं आपके। दूसरी बात, और अगर अद्वितीय हल है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो समीकरण कैसा होगा बेटा? संगत होता है। समीकरण निकाय कैसा होता है? संगत होता है। दूसरी कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है बराबर है c1/c2। तो कौन सा हल होगा? अपरिमित अनेक हल, यानी अनंतः अनेक हल। ग्राफ कैसा होगा बेटा? संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाएं क्या होती है बेटा आपके पास? जो संपाती रेखाएं होती हैं उसमें संपायांतर क्या होता है बेटा? जैसे एक रेखा जी होगी बेटा, इसी के ऊपर एक और रेखा प्राप्त होना, उसे बोलते हैं कौन सा? संपाती रेखाएं। जब दो रेखाएं तो हो लेकिन देखने में आपको सिर्फ एक लगे, देखने में आपको सिर्फ क्या हो बेटा? ओनली एक लगती है, उसे बोलते हैं आप क्या? संपाती रेखाएं बोलते हैं। तीसरी कंडीशन बेटा होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। इस कंडीशन में समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। ग्राफ कैसा आएगा? समांतर रेखा है। समांतर रेखा का मतलब एक रेखा जी बेटा है, दूसरी उसके नीचे वाली, उनमें कोई मिलान बिंदु नहीं होगा। इस कंडीशन में समीकरण जो होगा वो आपका असंगत होता है। संगत दो जगह होता है। कहां कहां संगत होता है? जब समीकरण का अद्वितीय हल होता है तब संगत होता है, और जब समीकरण का अद्वितीय हल अनंतानेक हल होते हैं तब संगत होता है। बाकी में जब समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा
तब आपका असंगत होता है। अब समीकरण को हल करने की अपन ने पढ़ी कौन सी, अभी ग्राफ विधि। अब बीजगणितीय विधि क्या होती है, इसमें तीन विधि आती हैं। एक का नाम प्रतिस्थापन, दूसरे का नाम बेटा आपका है विलोपन विधि, और तीसरी विधि जो आपके पास है सिलेबस में नहीं है वो है वज्र गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जी आपके सिलेबस में है नहीं फिलहाल, इसलिए इसको अपन नहीं पढ़ते हैं। दो पढ़ी हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन। अब हम आपको एक एग्जांपल बता रहे बेटा कि अगर इनमें से अपन कैसे हल करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास एक समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, एक है 4x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर आपका 2 है। यहां से a1 की वैल्यू निकालोगे 2 आएगी बेटा, b1 3 आएगा और c1 6। जब हम इससे तुलना करेंगे तो a1 का मान 2 आएगा, b1 का मान 3 और c1 का मान 6। a2 का मान 4, b2 का मान 5 और c2 का मान 8। इतना करने के बाद आपको चेक करना है कि a1 बटे a2 कितना आएगा, 2 बटे 4, और b1 अपॉन b2 कितना आएगा, 3 बटे 5, और c1 बटे c2 आएगा आपका 6 बटे 8। अब हम चेक करें क्या 2 बटे 4 3 बटे 5 के बराबर है, नहीं है ना, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन ए वाली कंडीशन। अब इस कंडीशन ने क्या पूछा, तो आप रख सकते हो द्वितीय हल होगा, या उन्हें पूछा रेखाएं कैसी होंगी, तो प्रतिच्छेदी होंगी। समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत होगा। तो आपको इस प्रकार के मान लिखने हैं, मान निकालने के बाद आपको सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है जी, इतनी थ्योरी, इससे फॉर्मूला बनेंगे आपके पेपर में, ऑब्जेक्ट आएंगे पेपर में। इन तीन से एक तो 100% आएगा, 100% आपका इसमें से इन 3 पॉइंट में से एक तो आने वाला है 100%। 2 आ जाए एमपी बोर्ड में कह नहीं सकता, लेकिन एक तो मान लो कि इन 3 कंडीशन में से आपका 100% आने वाला है। इसको बिल्कुल रट्टा मान लो, याद कर लो इस सवाल को। ठीक है, नोट कर लीजिए। वो बता रहे थे अध्याय 4 का नाम क्या है, वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण, या इसको आपकी जो किताब में लिखा है वो लिखा है द्विघात समीकरण। पाठ का नाम लिखा है द्विघात समीकरण, एक ही नाम होता है, चाहे पेपर में वर्ग समीकरण आ जाए चाहे द्विघात समीकरण, नाम क्या होता है एक ही। सबसे पहले बेटा 2 नंबर में या 1 नंबर में आपसे पूछेंगे परिभाषा। द्विघात समीकरण की परिभाषा कई बार पेपर में आई, पिछली बार भी आई थी, इस बार भी चांस है आने की। तो सबसे पहले सीखने क्या परिभाषा, क्या लिखी अपन ने, वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2, उसे वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी दोबारा सुने, वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, 1 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं कि मानक रूप लिखिए, यानी वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो वर्ग समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अगर दिया गया कि बहुपद का, द्विघात बहुपद का मानक रूप, तो आपको यहां से बराबर हटा देना है, तो ये क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद का मानक रूप बन जाएगा। अगर आप बराबर लगा दोगे तो ये बन जाएगा द्विघात समीकरण का मानक रूप। चलिए, द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको देने वाले कौन है, जिन्होंने बनाया था उनका नाम है श्रीधराचार्य। पेपर में आएगा क्वेश्चन कि श्रीधराचार्य का सूत्र लिखिए, द्विघाती सूत्र, तो आपको यही लिखना है, परेशान नहीं होना है। श्रीधराचार्य का सूत्र कौन सा है, तो कौन सा है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर। जो 1025 लिखा, जिनका जन्म का समय है कि उनका जन्म 1025 में हुआ था बेटा। द्विघाती समीकरण के मूल
जैसे आपने दो पार्ट पढ़े शून्यक, तो शून्यक दो पार्ट में बोलते हैं, चार में उसको क्या बोलते हैं आप, मूल। क्या है, अल्फा और बीटा है। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बी बटे, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। अगर द्विघाती सूत्र बनाना है तो सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब हम बात करते हैं अगला स्टेप के बारे में। तो यदि वर्ग समीकरण आपका ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो मूलों की प्रगति, क्वेश्चन आता बेटा आपके पेपर में, मूलों की प्रगति नेचर ऑफ रूट्स क्या होती, पूछ लें क्वेश्चन में। अगर विभक्त का लिखो ना आया पेपर में, डायरेक्ट पूछा कि समीकरण की प्रगति ज्ञात करो, नेचर बताओ, नेचर ऑफ रूट्स बताइए, तो आपको क्या करना है, विभक्त कर लगाने। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, अगर डी बड़ा है 0, अब तुम समझ में नहीं आया, शॉर्ट बताने दे रहे, अगर डी को मान प्लस में आ जाए धनात्मक, तो उसका मतलब होता है डी बड़ा है 0 से, तब तुम्हें क्या लिखना नीचे, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। अगर डी को मान 0 से बड़ा है यानी प्लस में है, तो समीकरण के मूल कैसे होंगे आपके, वास्तविक। अगर डी बराबर 0 है तो मूल कैसे होंगे बेटा, बराबर। अगर डी माइनस में आ जाता है, कैसा, डी का मान माइनस में, तो समीकरण के मूल बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये तीन चीजें आपको बेटा याद करनी है, जो बेटा मैचिंग में आ सकता पेपर में। ऐसा दे देंगे ये डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, सामने मैचिंग आप मिलाओगे किससे, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, इनसे मैचिंग मिलाओगे आप। ठीक है, तो चार पार्ट दोबारा देखो, क्या है पार्ट का नाम, वर्ग समीकरण। बता चुके आपको कि वर्ग समीकरण क्या होता है, वह समीकरण जिसमें चर की घात 2 होती है, वो वर्ग समीकरण है। ये वर्ग समीकरण का मानक रूप है। ये द्विघाती सूत्र हो गया, देने वाले कौन है, श्रीधराचार्य, जो उसके आगे की। तो आज हम लोगों ने अध्याय 3 और अध्याय 4 दोनों के पूरे थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। कल अध्याय 5 और अध्याय 6, ठीक है, और 1 से 4 तक का कल आप बताएंगे। ठीक।